दोस्तों रात के तकरीबन 1 बज रहे थे और राजस्थान के जैसलमेर में काफी तेज हवाएं चल रही थी और चारों तरफ धूल उड़ रहा था। पास में खड़ा एक व्यक्ति भी नहीं दिखाई दे रहा था। दोस्तों वहीं पर भारत और पाकिस्तान बॉर्डर के पास बीएसएफ जवानों की पोस्टिंग थी और उस पोस्ट पर असिस्टेंट कमांडेंट सुभाष यादव और उनके कुछ जवान तैनात थे। दोस्तों उस वक्त रात के 1 बजे सुभाष यादव बॉर्डर की निगरानी कर रहे थे। तभी अचानक उनके कानों में एक लड़की के चीखने और चिल्लाने की आवाज आती है। वो लड़की जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी और बार बार अपने मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकाल रही थी और वो कह रही थी कि अगर यहाँ पर कोई है तो प्लीज मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। दोस्तों जब लड़की की आवाज 3 से 4 बार सुभाष यादव के कानों में जाती है तो तुरंत जवानों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि मुझे किसी लड़की के चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज बस कुछ ही दूर से आ रही थी। तो दोस्तों बीएसएफ के जवान फटाफट जिप्सी निकालते हैं और सुभाष यादव और उनके साथ साथ 4-5 जवान और जिप्सी में बैठ जाते हैं और उस आवाज का पीछा करते हैं जहां से लड़की की आवाज आ रही थी। जब वहां पर जाते हैं तो दोस्तों वहां पर एक छोटा सा गेट बना हुआ था और उस गेट को वहां पर इसलिए बनाया गया था कि जो पाकिस्तान के रहने वाले लोग थे और जिनका खेती बाड़ी भारत में था, तो वो लोग उस गेट के जरिए से भारत में आते थे और वो लोग किसान थे और पाकिस्तान से भारत आते थे, खेती करते थे और फिर उसी गेट से वापस पाकिस्तान भी चले जाते थे। अब दोस्तों जैसे ही सुभाष यादव उस गेट के पास पहुंचते हैं तो फिर से उस लड़की की आवाज उनको सुनाई देने लगती है, लेकिन इस बार वो आवाज बहुत धीरे हो चुकी थी। तो सुभाष यादव तुरंत गेट को खोलकर जब गेट के अंदर जाते हैं तो दोस्तों वहां पर देखते हैं कि एक 24 साल की खूबसूरत लड़की जमीन पर गिरी हुई है। उसकी आंखें बंद हो चुकी है और वो मुंह से थोड़ा थोड़ा आवाज निकाल रही है और लड़की बार बार यही कह रही है कि प्लीज मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज आप लोग मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तो दोस्तों असिस्टेंट कमांडेंट सुभाष यादव तुरंत पानी का बोतल लेकर आते हैं और उस लड़की के चेहरे पर पानी का छिड़काव करते हैं। तो धीरे धीरे लड़की को होश आने लगता है। उसके बाद उसको पानी भी पिला देते हैं तो लड़की जल्दी जल्दी पानी भी पी लेती है। दोस्तों उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लड़की बहुत ज्यादा प्यासी है और भूख से बहुत ज्यादा तड़प रही है। तो दोस्तों सुभाष यादव तुरंत उस लड़की को उठाते हैं, जिप्सी में बैठाते हैं और फिर जहां पर पोस्ट बना हुआ था वहां पर लेकर चले आते हैं। दोस्तों वहां पर मेडिकल टीम को बुलाया जाता है, उसका लड़की का चेकअप भी करवाया जाता है। तो उसकी तबीयत बहुत खराब थी तो उसको पानी का बोतल भी चढ़ाया जाता है, दवा वगैरह भी दिया जाता है। दोस्तों जब लड़की को 2 घंटे के बाद होश आता है तो फिर उसको खाना भी खिलाया जाता है। दोस्तों उस वक्त लड़की बहुत ज्यादा भूखी थी और कई दिनों से कुछ खाई नहीं थी और पानी की वजह से उसका गला एकदम से सूख गया था और सिर्फ पानी की वजह से, पानी ना मिलने की वजह से उसकी जान निकलने वाली थी। दोस्तों जब उस लड़की से उसका नाम पूछा जाता है तो लड़की अपना नाम सोनिया बताती है। तो सुभाष यादव कहते हैं कि यहाँ बगल में एक छोटा सा रूम है, आपके लिए बिस्तर वगैरह लगा दिया गया है, आप जाकर वहां पर आराम कर लीजिए, रात बहुत ज्यादा हो गई है। क्योंकि दोस्तों उस समय सुबह के 4 बजने वाले थे। तो सुभाष यादव कहते हैं कि आप जाकर वहां पर सो जाइए, जब सुबह होगी तो मैं आपसे बात करूंगा और आपसे ये बात जानने की कोशिश करूंगा कि आपके साथ क्या हुआ है और सब कुछ कैसे हुआ है, आप किस तरीके से पाकिस्तान से हिंदुस्तान तक पहुंच गई हैं। ये सारी बातों का जवाब मुझे चाहिए, फिलहाल आप आराम करिए। दोस्तों उस वक्त सोनिया बहुत ज्यादा थकी हुई थी और उसको नींद भी बहुत ज्यादा आ रही थी। तो खाना खाने के बाद जब बिस्तर पर पड़ती है तो बिस्तर पर पड़ने के बाद वो सो जाती है और दोस्तों जब सुबह होता है तो सुबह के 8 बजे के आसपास उसकी नींद खुलती है। तो वो देखती है कि चारों तरफ रेत रेत दिखाई दे रहा है और उसकी आंखों के सामने इंडियन आर्मी की फोर्स दिखाई दे रही है। अब दोस्तों ये सब नजारा देखकर वो बहुत ज्यादा बेचैन हो जाती है। तभी कुछ देर के बाद सुभाष यादव उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि अब आपकी तबीयत कैसी है। तो लड़की मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं ठीक हूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस समय कहां पर हूं और आप लोग कौन हैं और आप लोग मुझे यहां कैसे लेकर आ गए हैं। तो दोस्तों सुभाष यादव कहते हैं कि मैडम आप हिंदुस्तान में आ गई हैं, आप रात को बॉर्डर के पास गिरी हुई थी, आप बेहोश हो गई थी, तो मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ, आपका ट्रीटमेंट भी करवाया हूँ, आपको खाना भी खिलाया हूँ और रहने के लिए आपको जगह भी दिया हूँ। अगर उस वक्त रात को मैं आपको उठाकर लेकर यहाँ पर नहीं आता तो कोई जानवर आपको खा जाता और भूख की वजह से, प्यास की वजह से आपकी जान भी चली जाती। आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और यहाँ पर बड़े बड़े कुत्ते हैं,
कहीं अगर वो आपको काट लेते तो क्या होता। फिर दोस्तों सुभाष यादव पूछते हैं कि आप पाकिस्तान की रहने वाली हैं। तो लड़की कहती कि हाँ, मैं पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली हूँ। तो सुभाष यादव कहते हैं ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपके लोगों से बातचीत करके उनको सूचना दिया जाएगा और आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। दोस्तों उस वक्त सोनिया बार बार सुभाष यादव की तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि ये इंसान कैसा है, किस तरीके से उसको बचाकर वहां पर लेकर आया है और किस तरीके से उसकी रक्षा कर रहा है, और तो और उसकी सेवा भी कर रहा है, उसका देखभाल भी कर रहा है। दोस्तों सुभाष यादव थोड़ी देर के लिए उसके पास बैठ जाते हैं। तो सोनिया कहती है कि आप कौन हैं? तो सुभाष यादव कहते हैं कि मैडम, ये भारत पाकिस्तान का सीमा बॉर्डर है और हम लोग यहाँ पर सीमा की रक्षा करते हैं, हम लोग यहाँ पर अपनी ड्यूटी करते हैं। फिर दोस्तों सुभाष यादव पूछते हैं कि मैडम आप कौन हैं और कहाँ से आ रही हैं, और आपके साथ ऐसा क्या हुआ है जो आप इतनी रात को वहां से यहाँ बॉर्डर तक चली आई हैं। तो दोस्तों इस बात को सुनकर सोनिया बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोने लगती है। उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं और ऐसा लगता है कि वो उस चीज को सोचकर बहुत ज्यादा डर रही है जो उसके साथ हुआ है। लेकिन दोस्तों जब सुभाष यादव बड़े प्यार से उसको बैठाकर पूरी कहानी जानने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों सोनिया एक ऐसी कहानी बताती है जिसको सुनने के बाद सुभाष यादव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सुभाष यादव सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर अब इसके साथ क्या किया जाए। लेकिन दोस्तों एक तरफ जो सुभाष यादव थे, जब वहां पर वो लड़की रहने लगती है तो उनके दिल और दिमाग में सोनिया बैठ जाती है, और जो सोनिया थी वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जब भारत बॉर्डर पर आती है और जब उस कैंप में आती है तो आकर अपने आप को सेफ महसूस करती है और बहुत वो खुश लग रही थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद इस कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है। इस कहानी में आगे एक ऐसी चीज होती है, जो भी कुछ होता है जब आप लोग जानेंगे तो आप लोग के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर एक पाकिस्तानी लड़की और एक हिंदुस्तानी बीएसएफ का असिस्टेंट कमांडेंट, इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हो जाता है जिसको सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या सोनिया वापस पाकिस्तान जा पाती है या फिर हिंदुस्तान में ही उसको किडनैप कर लिया जाता है और उसके साथ कुछ ऐसा किया जाता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, या फिर अगर सोनिया पाकिस्तान जाती भी है तो फिर पाकिस्तान में उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। जब आप लोग इस पूरी घटना की सच्चाई के बारे में जानेंगे तो दोस्तों आप लोग के होश उड़ जाएंगे। दोस्तों ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी, आपके आंखों से आंसू बहने लगेंगे। इसीलिए आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली एक 24 साल की बेहद खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम सोनिया था। सोनिया पढ़ने में बहुत तेज थी और 12वीं क्लास पास कर चुकी थी। उसका सपना था पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना और उसके माता पिता भी सिर्फ यही चाहते थे कि उनकी बेटी अच्छे से पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाए और समाज के लोगों की सेवा करे। यही सब सोचकर सोनिया मेडिकल का एग्जाम का तैयारी करने लगती है। लेकिन दोस्तों तभी अचानक सोनिया के पापा की तबीयत खराब हो जाती है और जब उनको घर से अस्पताल में लेकर जाया जाता है और उनको वहां पर भर्ती कराया जाता है तो इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों पिता के मरने के बाद सोनिया के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया था। सोनिया की मां बहुत ज्यादा टूट गई थी और अपने मन में सोचने लगी थी कि घर में सिर्फ एक ही कमाने वाले व्यक्ति थे और उनकी वजह से पूरा परिवार चल रहा था। अब तो वो भी चले गए हैं तो मेरी बेटी की पढ़ाई कैसे होगी, मेरी बेटी डॉक्टर कैसे बनेगी। यही सब सोचकर उसकी माँ फूट फूट कर रोती रहती थी। तो दोस्तों सोनिया के जो चाचा और चाची थे वो सोनिया को पढ़ाने की जिम्मेदारी लेते हैं। वो लोग सोनिया की माँ से कहने लगते हैं कि आप परेशान मत होइए, हम लोग आपकी बेटी को पढ़ाएंगे और पढ़ाकर उसको डॉक्टर बनाएंगे। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे समय बीत रहा था उसके चाचा और चाची के दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लगती हैं, बहुत सारे उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं और वो लोग सोनिया की पढ़ाई बंद करवा देते हैं और वो लोग कहते हैं कि अब पढ़ाई बहुत हो गई है, अब चुपचाप तुम शादी कर लो और शादी करके अपने ससुराल चली जाओ, वहां जाकर पढ़ाई लिखाई करना, यहाँ पर पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, पढ़ाई लिखाई करने का कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों सोनिया अक्सर अपने माँ से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती थी कि मम्मी मुझे पढ़ने दो, अभी मेरी शादी मत करो, मुझे डॉक्टर बनना है, अभी मैं शादी नहीं करूंगी क्योंकि मेरे पापा का भी ये सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मैं अपने पापा के सपने को पूरा करना चाहती हूँ, किसी भी तरीके से प्लीज मुझे पढ़ने दो, मेरी शादी मत करो। लेकिन दोस्तों जो सोनिया के चाचा और चाची थे ये लोग बहुत ही अजीब टाइप के इंसान थे, बहुत क्रूर टाइप के इंसान थे
और ये लोग उसकी बात को नहीं सुनते हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई छुड़वा देते हैं, उसका कोचिंग भी बंद करवा देते हैं, उसका नाम कटवा देते हैं। अब सोनिया घर पर रहने लगती है, तो सोनिया से कहा जाता है कि अब 3 से 4 महीने के बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सोनिया के जो चाचा और चाची हैं, ये दोनों लोग बहुत ही हरामी थे, बहुत लालची थे और सोनिया की शादी एक बुजुर्ग व्यक्ति से करवाने वाले थे। दोस्तों उस व्यक्ति की उम्र तकरीबन 53 साल के आसपास थी। सोनिया के चाचा उसको बेचना चाहते थे और बेचकर पैसा कमाना चाहते थे। क्योंकि दोस्तों सोनिया दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। कोई भी उसको देखता था तो हमेशा देखता ही रहता था, इतना ज़्यादा खूबसूरत थी। और दोस्तों एक दिन सोनिया एक शादी में गई हुई थी, तो वहीं पर ये बुजुर्ग व्यक्ति है, जो बड़ा व्यापारी है, उसके पास करोड़ रुपए की संपत्ति है, वो सोनिया को शादी समारोह में देख लेता है और उसको पसंद कर लेता है। तो दोस्तों वो सोनिया के चाचा और चाची से मुँह मांगी रकम देने के लिए ऑफर करता है और कहता है कि बस किसी भी तरीके से तुम लोग मेरी शादी उस लड़की से करवा दो, तुम लोग जितना पैसा मांगोगे मैं तुम लोग को उतना पैसा दूंगा। इसलिए दोस्तों सोनिया के चाचा और चाची सोनिया की शादी उस बुजुर्ग व्यक्ति से तय कर देते हैं। लेकिन दोस्तों बाद में जब सोनिया को और उसकी मम्मी को पता चलता है कि सोनिया की शादी 53 साल के व्यक्ति से होने जा रही है और सिर्फ ये शादी नहीं है बल्कि वो लोग सोनिया को बेच रहे हैं, तो दोस्तों इस खबर की वजह से सोनिया की जो माँ होती हैं वो जब सुनती है तो उनको हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। वो बेचारी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। तो दोस्तों ये सब देखकर सोनिया बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। सोनिया अपने घर में बैठकर यही सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, मेरी तो दुनिया उजड़ चुकी है, मेरे माता पिता भी इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन मेरे पापा का सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन अब तो मेरी शादी एक 53 साल के व्यक्ति से होने जा रही है। अब मैं अपने जीवन में आगे कुछ नहीं कर पाऊंगी, पढ़ाई भी नहीं कर पाऊंगी। यही सब सोचकर सोनिया फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों जब शादी में 3 दिन बचा हुआ था, तभी एक दिन सोनिया अपना घर छोड़कर रात में भाग जाती है और सोनिया यही सोचकर वहां से भाग जाती है कि वहां से मैं भाग जाऊंगी किसी दूसरे शहर में और वहां जाऊंगी और किसी के घर में जाकर काम कर लूंगी, अपना गुजारा कर लूंगी और फिर अपने पापा के सपने को पूरा करूंगी, डॉक्टरी की पढ़ाई करूंगी। यही सब सोचकर वो एक दिन रात को अपना घर छोड़कर निकल जाती है। लेकिन दोस्तों उस रात को आंधी तूफान बहुत ज्यादा आया हुआ था और चारों तरफ धूल उड़ रहा था, तो सोनिया को पता नहीं चलता है कि वो किस तरफ जा रही है और वो बेचारी चलते चलते पाकिस्तान से हिंदुस्तान के बॉर्डर के पास पहुंच जाती है। दोस्तों सोनिया तकरीबन 9 से 10 घंटे तक धीरे धीरे पैदल चलती रहती है और चलते चलते इतना थक जाती है कि उसको इतना ज्यादा प्यास लग जाता है कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और भूख के मारे तड़पने लगती है। और दोस्तों जहां पर पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर बना हुआ था, जहां पर बाउंड्री बनाई गई थी, तार से घेरा गया था, उस बाउंड्री के एकदम करीब में आकर सोनिया जमीन पर गिर जाती है और गिरकर वहां बचाव बचाव का गुहार लगाने लगती है। तभी दोस्तों बीएसएफ के जवान सुभाष यादव जो थे, उनके कानों में वो आवाज जाती है, तो वो अपने जवानों के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं। फिर सोनिया को वहां से उठाते हैं, जिप्सी में बैठाते हैं और लेकर अपने टेंट में आते हैं और फिर वहां पर उसका ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, उसको खाना भी खिलाते हैं। फिर दोस्तों सुभाष यादव अपने उच्च अधिकारियों से बातचीत करते हैं और इस पूरी घटना के बारे में बताते हैं कि ऐसी सी बात है। तो दोस्तों उच्च अधिकारी लोग कहते हैं कि उस लड़की को अभी वहीं पर रखा जाए और जब तक उसके बारे में पूरी जांच नहीं हो जाती है कि वो लड़की कौन है, कहाँ से आई है और उसका आने का इरादा क्या है, तब तक उसको वहीं पर रखा जाए और जब पाकिस्तान के एम्बेसी से बात हो जाएगी तो उसके बाद उसको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। दोस्तों सुभाष यादव ऑर्डर फॉलो करते हैं और जहां पर महिला सिपाहियों के लिए कमरा बना हुआ था, उसमें से एक कमरा सोनिया को दे देते हैं। सोनिया वहां पर रहने लगती है। दोस्तों सोनिया को वहां पर रहते हुए जब 12 दिन बीत जाता है तो सुभाष यादव को सोनिया की पूरी कहानी के बारे में पता चल जाता है, तो उनको उसके ऊपर बहुत ज्यादा दया आती है, बहुत दुख होता है। और मैं आपको बता दूं कि सुभाष यादव दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थे, ये भी हट्टे कट्टे थे, जवान आदमी थे और उनकी उम्र केवल 28 साल हो रही थी। नौजवान थे, गोरा बदन था, गोरा चेहरा था और बहुत खूबसूरत थे। दोस्तों सुभाष यादव जब भी सुबह में सोकर उठते थे तो अक्सर सोनिया के पास जाते थे, उससे बात करते थे, कभी उसके परिवार के बारे में तो कभी उसके बारे में, कभी उसके रिश्तेदार के बारे में बातचीत करते थे। धीरे धीरे सोनिया भी सुभाष के साथ घुल मिल जाती है, एक दोस्त की तरह उनके साथ रहने लगती है और दोस्तों कहीं ना कहीं सोनिया सुभाष यादव को पसंद कर लेती है और एक दिन सोनिया अपने प्यार का इजहार भी कर देती है। वो कहती है कि मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। तो दोस्तों इस बात को सुनकर सुभाष यादव एकदम से चौंक जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सुभाष यादव इस बात से बहुत खुश हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वो भी
सोनिया से प्यार करने लगते हैं। अब जब भी सोनिया को और सुभाष को टाइम मिलता था, मौका मिलता था, तो दोनों लोग बैठकर बातें करते थे। तो दोस्तों कभी-कभी वहाँ के जो सिपाही थे, वो लोग अक्सर कह दिया करते थे कि सर ये लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत है, ये आपको बहुत मानती है, आपको प्यार करती है, आपको उससे शादी कर लेना चाहिए। तो सुभाष यादव मुस्कुराकर कह दिया करते थे कि यार ऐसा कभी नहीं हो सकता है, वो लड़की पाकिस्तानी है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन दोस्तों कहीं न कहीं सुभाष यादव के मन में भी सोनिया बैठ गई थी। अब दोस्तों इस तरीके से पूरे 20 दिन का वक़्त गुज़र जाता है, तो जाँच भी पूरी हो जाती है और जाँच में पता चलता है कि ये लड़की का कोई गलत इरादा नहीं था। ये लड़की भटकते-भटकते पाकिस्तान से हिंदुस्तान के बॉर्डर पर आ गई थी। इसलिए हिंदुस्तान के लोग सोनिया को पाकिस्तान भेजने का फैसला करते हैं। दोस्तों जब ये बात सुभाष को पता चलती है, तो सुभाष का दिल एकदम टूट जाता है। सोनिया के पास वो जाते हैं और सोनिया के सामने बैठकर उससे कहते हैं कि सोनिया सारी जाँच पड़ताल की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब तुमको अपने देश वापस जाना पड़ेगा, ऊपर से ऑर्डर आ गया है। तो दोस्तों इस बात को सुनकर सोनिया फूट-फूट कर रोने लगती है और कहती है कि मुझे पाकिस्तान वापस नहीं जाना है, मुझे आपके साथ यहीं पर रहना है, मुझे वापस अपने देश नहीं जाना है। आपको तो पता है ना कि वहाँ पर मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, वो लोग मेरे साथ क्या-क्या कर सकते हैं। वहाँ पर मैं बिल्कुल भी सेफ नहीं हूँ। तो दोस्तों सुभाष यादव कहते हैं कि सोनिया मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, ऊपर से ऑर्डर आया है और यहाँ पर मेरी ड्यूटी है, तो जो मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वही फॉलो करूँगा। अगर भविष्य में हमारे किस्मत में मिलना लिखा होगा, तो हम लोग ज़रूर मिलेंगे। इतना कहने के बाद सुभाष यादव की आंखों में आंसू जाते हैं। फिर दोस्तों कुछ घंटे के बाद सुभाष यादव और उनके कुछ सिपाही सोनिया को जिप्सी में बैठाकर बॉर्डर की तरफ लेकर जाते हैं और फिर पूरे मान सम्मान तरीके से सोनिया को पाकिस्तान आर्मी के हवाले कर दिया जाता है। दोस्तों उस वक्त सोनिया बार-बार पीछे मुड़कर देख रही थी, लेकिन सुभाष यादव चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं और वो भी सोचते हैं कि अगर किस्मत में मिलना लिखा होगा, तो हम लोग फिर से मिलेंगे और ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों जब सोनिया पाकिस्तान चली जाती है, तो सुभाष यादव बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। हर रोज़ सोनिया को याद करते थे और उसकी याद में तड़प रहे थे। लेकिन दोस्तों एक अच्छी बात ये थी कि जब सोनिया पाकिस्तान पहुंच जाती है, तो वहां से किसी भी तरीके से मोबाइल का व्यवस्था करके वो वीडियो कॉल करती थी और ऑडियो कॉल करती थी और सुभाष यादव से बात करती थी और दोनों लोग रात-रात भर प्यार भरी बातें करते थे और अपने प्यार का इजहार करते थे। दोस्तों पाकिस्तान जाने के बाद सोनिया अपनी जान पहचान के लोगों से बात करती है, अपनी बात बताती है, कुछ बड़े-बड़े नेता लोगों से बात करती है, कुछ बड़े-बड़े पुलिस अधिकारियों से भी बात करती है, यहाँ तक कि कोर्ट में भी चली जाती है और अपनी बात सबके सामने रख देती है कि भारत का रहने वाला एक व्यक्ति है जिससे मैं प्यार करती हूँ और मैं भारत में जाकर उससे शादी करना चाहती हूँ और वहीं पर रहकर अपनी ज़िंदगी बसाना चाहती हूँ। दोस्तों जब पाकिस्तान में ये बात फैल जाती है और ये बात एक चर्चा का विषय बन जाता है, तो कुछ लोग बड़े समझदारी से इसका फैसला सुनाते हैं और सोनिया से ये कहा जाता है, फैसला ये सुनाया जाता है कि तुम अगर चाहती हो तो भारत जा सकती हो और वहाँ पर जाकर उस लड़के से शादी करके अपना जीवन बसा सकती हो, वहाँ पर हमेशा-हमेशा के लिए रह सकती हो। तो दोस्तों सोनिया कुछ पावरफुल लोगों की मदद से पाकिस्तान से हमेशा-हमेशा के लिए भारत आ जाती है और फिर भारत में आकर सुभाष यादव से शादी करती है और शादी करने के बाद खुशी-खुशी उसके साथ में रहने लगती है। तो दोस्तों ये थी एक प्यारी सी कहानी, दिल को छू लेने वाली कहानी, जहाँ पर एक लड़की पाकिस्तान से भागकर हिंदुस्तान में आती है और हिंदुस्तान में उसको अपना पति मिल जाता है, अपना घर मिल जाता है और उसको हिंदुस्तान में आकर उसका मान-सम्मान मिल जाता है, जो शायद उसको पाकिस्तान में नहीं मिल रहा था। दोस्तों आज सोनिया भारत में रहकर बहुत खुश है और अपना जीवन अपने पति के साथ खुशी-खुशी जी रही है। तो दोस्तों ये थी कहानी, ये कहानी आपको कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप लोग कहाँ-कहाँ से इस प्यारी सी कहानी को सुन रहे थे, आप लोग अपनी जगह का नाम और अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद।